गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज सेट नंबर 21 का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आशा है पिछले कई सेट्स में आपने बहुत सारे शॉर्टकट्स और बहुत सारे प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखा होगा। तो आज सेट नंबर 21 का डिस्कशन प्रारंभ करें और ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 21 का। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आप अपना डिस्कशन प्रारंभ करें। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रश्न है और लिखा हुआ है राशि हैजंट ईटन एवरीथिंग फ्रॉम यस्टरडे। इस प्रश्न में दो बातें आप आसानी से सीख सकते हैं। नंबर एक, हालांकि प्रश्न में मिस्टेक है भी तो नंबर हम दो चीज़ ले लें। एक तो यस्टरडे वर्ड है तो सेंटेंस का टेंस होना चाहिए था पास्ट, लेकिन संयोग ऐसा है कि हमारे पास जो बोल्ड पार्ट है वो ये वाला बोल्ड पार्ट है, हैज वाला बोल्ड पार्ट नहीं है। तो इसमें अब दूसरा जो नियम लागू होगा वो यही होगा कि जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में एवरीथिंग या समथिंग का प्रयोग न करके एनीथिंग का प्रयोग करते हैं और इसलिए जो सही विकल्प है वो विकल्प हो जाएगा ए। और तब ऐसा हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि राशि हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। हाँ, सिंस का जब प्रयोग हम आप कर लेंगे तो सिंस के बाद यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा और तब सिंस के पीछे हमारा आप हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए को इस बोल्ड पार्ट में रख देने पर पूरा का पूरा सेंटेंस सही अर्थ देगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन और इसका आंसर था ए। दूसरे क्वेश्चन की ओर अब बढ़ रहे हैं। ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। इसेंशियल वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। आप जानते हैं इसेंशियल हिंदी शब्द बोलते हैं आवश्यक। अंग्रेजी अगर बोलें तो इसकी अंग्रेजी कई शब्द हो सकती है। एक आसान शब्द इसेंशियल का नेसेसरी, इसी का जब हम आप दूसरा शब्द लेंगे तो इनएविटेबल, इसी के लिए तीसरा शब्द आप ले सकते हैं सिनोनिम तो अनअवॉइडेबल। लेकिन इस स्थान पर इसेंशियल का सही स्पेलिंग हमको खोजना है और आप जानते हैं कि इसेंशियल में का सही स्पेलिंग होता है ESSENTIAL। तो सही आंसर हो गया सी। तीसरे प्रश्न की ओर चले तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स में जब आप ऑप्शंस पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप ये देखेंगे कि चारों ऑप्शंस आपके पास प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कि खाली स्थान पर जो भी शब्द आपको चुनना है वो शब्द प्रीपोजिशन होगा। और अब हम आप खाली स्थान को देखें। खाली स्थान के पहले का शब्द ब्रोक है, जिसका मतलब आप जानते हैं इसका पहला फॉर्म है ब्रेक, हिंदी होता है टूटना या तोड़ना। अब इसके बाद पीसेज है, टुकड़ों में, और जब कोई चीज़ हम आप कई टुकड़ों में बांटते हैं तो बोलते हैं ब्रेक इनटू पीसेस। तो हमारा जो सही प्रीपोजिशन है वो इनटू है और तब हम बोलेंगे कि सही फ्रेजल वर्ब इस जगह हो जाएगा ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू, और तब ये बोलेंगे कि ब्रोक इनटू पीसेस, कई टुकड़ों में बटा या कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगला है कन्फ्रंट, और एंटोनिम आपको बताना है, उल्टा शब्द आपको लेना है। कन्फ्रंट हिंदी शब्द बोले तो इसका हिंदी होता है सामना करना कन्फ्रंट का, या कन्फ्रंट का मतलब विरोध करना भी होता है। तो जब इसका उल्टा लेंगे तो उल्टा शब्द एक प्रकार से हो जाएगा अवॉइड, और अवॉइड का अर्थ हो जाएगा बचना। बाकी अगर इनकाउंटर ले ले तो इनकाउंटर का मतलब ही एक प्रकार से आमना सामना, और इनकाउंटर का एक हिंदी हम आप जानते हैं मुठभेड़। अपोज विरोध करना यानी कन्फ्रंट का सिनोनिम है, और मीट का अर्थ मिलना हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इसका जो अपोजिट है वो विकल्प ए है, और बाकी बाई एंड लार्ज लगभग लगभग समान अर्थ देने का काम करेगा। हालांकि
कन्फ्रंट शब्द का प्रयोग गलत अर्थ में ही करते हैं और ये आमना सामना जिसका अर्थ होता है वो गलत अर्थ में होता है, विरोध के अर्थ में होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर था ए। तो नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है क्विल, QUELL, और जिसमें आपसे कहा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्विल। क्विल का एंटोनिम आप चुनिए। क्विल आपने देखा होगा कि क्विल शब्द का हिंदी मीनिंग होता है दबाना, और दबाना का जब उल्टा लेंगे तो इस विकल्प में सही विकल्प हो जाएगा एजिटेट, जिसका मतलब होता है आंदोलित करना। तो आंसर हो गया क्वेल का ए। डिनाई वर्ड का मीनिंग होता है इनकार करना, रिड्यूस का हिंदी होता है कम करना, और इंटायर का हिंदी अर्थ हो जाएगा पूरा। तो सही विकल्प 5 का ए। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। 6 नंबर सेंटेंस है आपके पास, फिर एक बार फिल इन द ब्लैंक्स का, और आपको इस जगह खाली स्थान पर भरना है, शब्द भरना है। खाली स्थान के पहले आप देख रहे होंगे कि वेरी का प्रयोग है, और आप जानते हैं कि वेरी एक एडवर्ब है, तो इसका मतलब है कि इस खाली स्थान पर जो शब्द आपको भरना है वो विकल्प लेना होगा, या वो शब्द लेना होगा, या वह पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जो होना चाहिए वो होना चाहिए एडजेक्टिव। आपके पास ये चारों ऑप्शंस आपका जो दिया गया है, ये चारों ऑप्शन के शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। आप जानते हैं फ्रेजाइल का मतलब भंगुर, रिजिड का मतलब कठोर या न झुकने वाला या अड़ने वाला, स्मूथ चिकना, और हार्ड का मतलब कड़ा। और इस जगह आपके पास जो संकेत है सवाल को बनाने का, वो संकेत है ग्लास, और हम आप जानते हैं कि ग्लास आसानी से टूटने वाला चीज़ होता है या पदार्थ होता है, तो इसलिए बोलेंगे कि इस जगह पर जो सही विकल्प होगा वो फ्रेजाइल होगा, या जिसको हम आप ब्रिटल भी बोलते हैं, तो ये विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। इट इज़ वेरी फ्रेजाइल, यानी बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस। ये ग्लास का जो केस है या बर्तन है उसको आप मत गिराएं, बड़ा सावधान रहें, क्योंकि यह आसानी से टूटने वाला है। 7वां क्वेश्चन अब आप देखें, फंडामेंटल। क्वेश्चन नंबर 7। फंडामेंटल हम आप बोलते हैं मौलिक, फंडामेंटल का अर्थ, और जब अंग्रेजी बोलें तो फंडामेंटल का एक अंग्रेजी यानी सिनोनिम है आपका बेसिक। इसी का दूसरा सिनोनिम हम आप ले तो फंडामेंटल का दूसरा सिनोनिम एलिमेंट्री भी हो सकता है। फंडामेंटल का तीसरा सिनोनिम हम आप ले तो रूडिमेंट्री भी हो सकता है। रूडिमेंट्री शब्द भी फंडामेंटल का सिनोनिम है। तो इस जगह पर हमने ये 3 सिनोनिम की चर्चा की। आपका जो सही सिनोनिम है या सही अर्थ है वो डी है। बाकी इसका अर्थ आप जान ले। बाकी का ट्राइवियल बोलते हैं तुच्छ को, सेकेंडरी हिंदी होता है द्वितीयक, और एक्स्ट्रा यानी फालतू। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने इस लोकोक्ति को, इस कहावत को या इस इडियम के बारे में कई बार सुना होगा, और हम आप बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब किसी चीज़ का समय निकल गया तो अब पछताना उसके लिए बेकार है या व्यर्थ है। और ये आपका उसी का अंग्रेजी वर्ड है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो बोलेंगे कि रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैनॉट बी चेंज्ड, कि वैसा चीज़ जो पहले घटित हो गया या हुआ और जिसे अब हम और आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसका सही अर्थ विकल्प बी देगा, बाकी विकल्प नहीं। तो ये अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फिर एक बार प्रश्न है, और आपको बताना है कि क्या यह बोल्ड पार्ट में दिया गया जो वर्ड ग्रुप है वो ग्रामर के दृष्टिकोण से करेक्ट है अथवा इनकरेक्ट। हम आप सवाल जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स
इज़ नॉट क्लियर विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी जो ट्रैफिक नया ट्रैफिक सिग्नल है वो दूर से दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस प्रश्न में यानी इस बोल्ड पार्ट में कुल मिलाकर 2 गलती है। गलती नंबर 1 जो आप देख रहे होंगे कि इस जगह सिग्नल्स लिखा हुआ है, यानी सिग्नल्स प्लुरल नाउन है और प्लुरल नाउन के लिए वर्ब भी लिया जाना चाहिए प्लुरल, और इसका मतलब है कि जहाँ पर इज लिखा हुआ है ये इज रिप्लेस होना चाहिए, बदलना चाहिए आर से। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो खाली स्थान यानी बोल्ड पार्ट के बाद का टर्म है विजिबल, वो टर्म पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एडजेक्टिव है और क्लियर भी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एडजेक्टिव है, और किसी 2 एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ किया जाना गलत होता है। तब ऐसी स्थिति में जब 2 एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा पहले वाले एडजेक्टिव को हम और आप एडवर्ब में बदल दें तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। इसलिए इस जगह पर जो वर्ड क्लियर है उस क्लियर को हमें और आपको क्लियरली में बदल देना चाहिए। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर होगा बी। सही विकल्प नंबर है बी। और ये बता रहा था यही कि इस जगह पर जो क्लियरली शब्द है उस क्लियरली शब्द को हमें और आपको ये बदल देना चाहिए, इसको एडजेक्टिव को एडवर्ब में, और एडवर्ब में बदलेंगे तो इस जगह हो जाएगा यही कि क्लियर का क्लियरली आप कर सकते हैं। सही विकल्प आपका बी है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देखें। अब आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 से 14 क्लोज टेस्ट का प्रश्न है, और हम समझते हैं कि बड़ी आराम से आप इस सवाल को बना सकते हैं। और एक बात, जिन्होंने आप में से कई लोगों ने कहा कि हमारी क्लोज टेस्ट कमज़ोर है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि जब डिस्कशन के दौरान क्लोज टेस्ट चले तो उस क्लोज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान से सुने। इसके साथ साथ आप उसी क्लोज टेस्ट को दोबारा घर पर आप बनाएं। बनाते समय आप आंसर सही होता है इस बात को आप नज़रअंदाज करें, बल्कि बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा आंसर आपसे किस वजह से बना और कौन सा आंसर आपका गलत हुआ, उसका वजह क्या रहा। यदि आप इस बात का एनालिसिस कर लेंगे तो आप आंसर सही देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे इस जगह है कि रमा वॉज ए नटी बॉय, आप देख लिए, आप देख रहे हैं कि विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी एक प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन है। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बोला क्योंकि इस जगह खाली स्थान है और खाली स्थान के पहले का टर्म हमारे पास है नाउन और खाली स्थान के बाद का टर्म है हमारे पास वर्ब। इन दोनों के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए। और हम आप आसानी से ये जानते हैं कि अगर बॉय को ले तो बॉय के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हु का प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं और विच का प्रयोग किसी निर्जीव या जानवर या वस्तु के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन दैट खास करके तब और प्रयोग करना अच्छा होता है जब खाली स्थान के पहले कहीं भी ऑल हो, कहीं भी एवरीथिंग हो, कहीं भी नथिंग हो, कहीं भी समथिंग हो, कहीं भी द सेम हो या कोई सुपरलेटिव डिग्री हो। ऐसा प्रश्न में नहीं दिखा, इसलिए हमने बेहतर विकल्प के रूप में ए को चुना, यानी हु। और ए इसलिए चुना क्योंकि बगल में बॉय है। तो चलिए अब इसी में नेक्स्ट पर चलें। ये 11 नंबर है। इस 11 नंबर को फिर एक बार रिमाइंड करा दूं आप में से सभी को याद होगा कि मैंने कहा कि जब आप क्लोज टेस्ट के चारों विकल्प को देख लें कि चारों विकल्प में कोई एक ही शब्द है जिसका अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप अन्य विकल्पों में है, तो ये तय हो जाएगा, ये तय कर लें कि अब प्रश्न ग्रामर के आधार पर ही बनने जा रहा है, बाकी कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा न लगाए। अब आप देख रहे होंगे कि नो का ही चौथा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है और पांचवा फॉर्म है। इधर नो पहला है।
अब हम आप ग्रामर के नियम को जब लगाएंगे तो बड़ी आसानी से लगा देंगे, क्योंकि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट अपने बाद कौन सा फॉर्म लेता है, तो वर्ब का पहला, और इस जगह आंसर हमारा कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आपके पास है तीसरा, व्हाट टू डू विथ हिम सिंस ही टू स्टडी और डू एनी वर्क। देखिए इस जगह मदर डिड नॉट, इस जगह था नो, कि माँ नहीं जानती कि व्हाट टू डू विथ हिम, उनके साथ क्या किया जाए। इसका मतलब यही है कि वो लड़का या राम के बारे में या रमा के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है, यह काम करने को या पढ़ने को इच्छुक नहीं था, और तब इस जगह हो जाएगा सिंस ही रिफ्यूज टू स्टडी, वो पढ़ने से इनकार कर दिया। और तब क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट टू डू विथ हिम, इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि जब कोई लड़का पढ़ने का इच्छुक होगा तो उसके लिए माता पिता को इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मदर नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या किया जाए। इसका मतलब कि यह लड़का पढ़ाई को अनदेखा करता था और पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए जो सार्थक विकल्प है वो सी है, रिफ्यूज्ड है। रिमाइंडेड याद दिलाया, डिनाइड इनकार किया, और विश्ड इच्छा जाहिर किया, लेकिन रिफ्यूज्ड इनकार करना इस जगह सार्थक विकल्प होगा और अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे। अब आप अगला क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 13 यानी गैप नंबर 14। वन डे टुक हिम टू ए गुरु, किसी गुरु के पास माँ ले गई, और इस जगह चूंकि एक बॉय के लिए किसको ले गई, तो ये रमा एक लड़का है, इसलिए मेरे विचार से आप समझ रहे होंगे कि रमा के लिए हर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा हुआ है एक दिन टुक हिम टू ए गुरु, सॉरी इस जगह गुरु के पास ले गई, तो कौन ले गई, तो उसकी माँ ले गई। तो माँ के लिए जो प्रोनाउन आएगा या नॉमिनेटिव केस आएगा वो सी आएगा, और इसलिए जो सही विकल्प होगा सी। सी टुक हिम टू सी ए गुरु, किसी गुरु से मिलने ले गई, तो इस जगह मिलने ले गई थी माँ, इसलिए माँ के लिए नॉमिनेटिव केस सी का प्रयोग किया। और ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी क्लोज टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। सी टोल्ड दी मैन है, अब वो किस मैन को बताई वो आप आसानी से जान रहे होंगे, क्योंकि गुरु हम आप किसे बोलते हैं, तो गुरु कोई लेजी व्यक्ति को नहीं, कोई लोनली को नहीं, बल्कि गुरु बोलते हैं लर्नेड को, विद्वान को, और इसलिए जो सही विकल्प होगा वो होगा लर्नेड। सी टोल्ड द लर्नेड मैन, क्योंकि ये गुरु के लिए है, और गुरु के लिए इस जगह हम उसे लर्नेड मैन भी बोलेंगे, तो हमारा सही विकल्प है सी। चलिए अब हम आप नेक्स्ट प्रश्न पर आए, ये प्रश्न नंबर 15 है। फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम का मतलब है कि इसका अर्थ यही होगा, फार क्राई फ्रॉम का मतलब कि टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बहुत अत्यधिक अंतर होना, बिल्कुल अलग होना। तो जो करेक्ट विकल्प होगा इसका वो विकल्प 15 का होगा ए, फार क्राई फ्रॉम यानी टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बिल्कुल अलग होना, बिल्कुल भिन्न होना। अब आप आ जाइए अगला, डिटेन। ये वर्ड कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस ने मुझे डिटेन कर दिया, रोक दिया। तो डिटेन वर्ड का मतलब एक होता है रोक देना, डिटेन वर्ड का मतलब होता है देर कर देना। तो इसका जब सिनोनिम हम लेंगे तो सिनोनिम चलेगा डिटेन का डिले कर देना, रोक देना बराबर देर कर देना, तो हमारा सही सिनोनिम है ए। अंटोनिम होता तो अंटोनिम हमारे पास ये परमिट भी, अलाउ भी अंटोनिम का काम करता। चलिए अब आप आ जाएं, प्रश्न आसान है और इम्प्रूवमेंट का प्रश्न है। सबसे पहले आप में से सभी लोग जान रहे हैं कि प्रश्न में आगे आगे टू का प्रयोग है, और टू का प्रयोग होने के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा, या सुपरलेटिव डिग्री के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग भी गलत हो जाएगा। तो इस जगह पर हम और आप जानते हैं कि जब दो का प्रयोग हो तो सही विकल्प होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तब बोलना चाहिए
कि शकीबा इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू गर्ल, या फिर नियम ऐसा है कि जब भी ऑफ द टू आपका प्रयोग किया हुआ हो तो उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना होगा। तो हमारा सही विकल्प है ए। चलिए नेक्स्ट है अब आपके पास अगला, और अगला है सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स का ही, और आपको बोलना है या भरना है, जिसमें लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट हैज़ इम्पैक्टेड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है और रियल एस्टेट है। आप जानते होंगे कि रियल एस्टेट जहाँ लोग बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट ने इन्वायरमेंट को कैसा असर डाला। तो मेरे विचार से लेखक बोलना चाह रहा है कि रियल एस्टेट वालों ने एडवर्सली इम्पैक्ट डाला है, विपरीत प्रभाव डाला है, खराब प्रभाव डाला है पर्यावरण पर। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा आपका डी। नैरोली बोलते हैं बड़ी संकीर्ण पूर्वक है, कन्वीनियंटली आसानी से, और पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से। तो विकल्प हमारा है डी। और ये नेक्स्ट प्रश्न अब आप देखिए, प्रश्न नंबर 19 एक बार फिर खाली स्थान है, और लंदन इज़ यूरोपियन सिटी। और आप सभी जानते हैं कि ए अथवा एन का प्रयोग हमारा किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर के हिंदी के उच्चारण पर। यदि इसका हिंदी उच्चारण यानी यदि इसका उच्चारण हिंदी का वोवेल हुआ तब तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि उसका उच्चारण हिंदी का कॉन्सोनेंट हुआ तो ए का प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि यूरोपियन जब हम आप लिखते हैं तो इसके प्रथम जो लेटर है उसका उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से है, और इसलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब ये अगला प्रश्न है, ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। बंडल है, बांधा हुआ है रखने के लिए या फिर उसको कहीं भेजने के लिए, ढोने के लिए। तो ऐसे के लिए हमको बोलना चाहिए बंच। बंच बराबर सॉरी बंच नहीं बल्कि बेल, और बेल का मतलब है गांठ या गट्ठर। चूँकि बाउंड है, बंडल है, बंधा हुआ है, तो वो बंडल हो जाएगा बेल, और बेल का मतलब हो जाएगा गांठ या गट्ठर। बंच तो समूह को बोलते हैं, अब चाहे तो आप चाबी के झुंड को बोलें समूह को, चाहे आप अंगूर के गुच्छे को भी बोलें। बेबी लड़कियों के समूह को, और बैरल आपने देखा होगा जिसमें तेल हम और आप लाते हैं, वो सिलेंडर नुमा जो बर्तन है उसको हम बोलते हैं बैरल। तो आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप ले लें। अब आपके ग्रामर का मिस्टेक आपको बताना है, और प्रश्न है ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग ए स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डाउटर। प्रश्न बड़ा आसान है, लेकिन नज़र अगर आपकी जाए तो बड़ी तेज़ी से प्रश्न बना सकते हैं। और चलिए अब मैं बता दूं, यदि आप में से किन्हीं का आंसर सी है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंड डाउटर नाउन है, और नाउन का प्रयोग इस प्रश्न में बिल्कुल करेक्ट रूप से किया गया है। उसी तरह से ग्रैंड मदर को अगर हम ले लें तो ग्रैंड मदर भी हमारे लिए नाउन है, और नाउन का प्रयोग इस जगह पर भी बिल्कुल सही है, और ग्रैंड मदर सिंगुलर है जिसके लिए वाज भी रखा गया सही। लेकिन मूल गलती यही था कि स्वेटर कौन बुन रही है, तो ग्रैंड मदर। तो इस जगह जो हिज का प्रयोग किया गया वो गलत है, क्योंकि ग्रैंड मदर आपका फेमिनिन जेंडर है, और फेमिनिन जेंडर के लिए हिज का प्रयोग न करके हर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका मतलब इस प्रश्न में विकल्प नंबर ए गलत है, और जिसमें हिज को रिप्लेस करके हर में बदल देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, दे हैव बीन लिविंग इन बोस्टन फ्रॉम 10 ईयर्स। प्रश्न पुनः आसान है। आप देख रहे होंगे कि इस जगह फ्रॉम के बाद 10 ईयर्स लिखा हुआ है, यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, और पीरियड ऑफ टाइम देने के बाद बेहतर है कि फ्रॉम को फॉर में बदल दें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही बोलेंगे कि दे हैव बीन लिविंग इन बोस्टन फॉर 10 ईयर्स, यानी विकल्प नंबर डी गलत है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव के उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला, मानव के ओरिजिन का अध्ययन करने वाला, तो उसको हम आप बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री, आर्कियोलॉजिस्ट आपका पुरातत्ववेत्ता, और डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ। तो हमारा सही आंसर है जो मानव के इवोल्यूशन का अध्ययन करे उसे हम आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 24 है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लेना है और साइंटिफिक आपको बताना है। तो मेरे विचार से विकल्प नंबर बी में साइंटिफिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर हम आप देखते होंगे या इसके लिए नियम यही है कि सी के बाद अक्सर आई और ई की स्पेलिंग अच्छी मानी जाती है, ई आई की नहीं, और इसलिए हमने सी के बाद आई ई के रूप में विकल्प नंबर आपका चुना बी। चलिए और ये लास्ट प्रश्न है आपके पास जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको खोजना है। आप अपना आंसर तेजी से बताते चले और आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है साक्षी इज एज स्मार्टर एज। तो दोस्तों आपको ये नियम याद रख लेना चाहिए कि एज और इस जगह हम कर लें एज, या सो और एज के बीच यदि आप एडजेक्टिव रखने जा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव का डिग्री हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सुपरलेटिव भी गलत हो जाएगा और कंपैरेटिव भी गलत हो जाएगा। हाँ, दूसरा जानकारी आप ये हासिल कर सकते हैं कि एज और सुअर और एज के बीच आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव करेंगे तो उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए बोलेंगे कि विकल्प नंबर बी रॉन्ग है और सही होना चाहिए था एज स्मार्ट एज। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम आप अगले डिस्कशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।